हेलो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड क्याओ को देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी हो रही थी और उसके पास एक औरत खड़ी थी जो उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे छुपकर अपने बच्चे को पैदा कर लोगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्याओ के पहले ट्विंस बच्चे होते हैं और थोड़ी देर बाद और 2 बच्चे यानी उसके टोटल 4 बच्चे होते हैं। तभी वो औरत अपने असिस्टेंट से उन चारों बच्चों को ले जाकर जंगल में फेंक कर आने के लिए कहती है और फिर उन बच्चों को वहाँ से ले जाया जाता है। क्याओ ये देखकर उस औरत से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो औरत उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो डॉक्टर को ऑर्डर देती है कि वो क्याओ के सारे मेमोरीज इरेज कर दें। असल में ये औरत है कौन और ऐसा क्यों कर रही है ये हमें अभी बताया नहीं गया है। और सीन यही कट होता है और अगले सीन में हमें 8 साल के बाद दिखाया जाता है जहाँ क्याओ को एमनेसिया हो चुका होता है और वो अपनी पास्ट की सारी बातें भूल चुकी होती है। और प्रेजेंट में क्याओ और जिंगजुआन शादी कर रहे थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इस शादी में दोनों ही खुश थे और जिंगजुआन के फैमिली वाले भी खुश थे। उनकी आधी शादी हो चुकी होती है और जैसे ही उनकी शादी कंप्लीट होने वाली थी तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। उसका नाम जिंगसी थी और वो जिंगजोंग के साथ सभी को बताती है कि क्याओ के पहले 8 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और वो प्रेग्नेंट होकर बच्चे पैदा कर चुकी है। और जिंगसी इसका प्रूफ भी लेकर आई थी और वो सबको वो प्रूफ दिखाती है। ये देखकर सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जिंगजोंग के फैमिली वाले क्याओ को धोखेबाज कहने लगते हैं और वो जिंगजियांग से क्याओ को डिवोर्स देने के लिए कहते हैं। क्याओ को तो उसकी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। जब वो ये सुनती है तो उसे हल्का हल्का याद आने लगता है। क्याओ जिंगजुआंग को समझाने की कोशिश करती है लेकिन जिंगजुआंग ये जानकर कि वो पहले से प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसने बच्चे को जन्म दिया है तो वो उस पर गुस्सा करके उससे अपनी शादी तोड़ देता है और उसे डिवोर्स देने की बात कहकर वहाँ से जाने लगता है। और जाते जाते वो क्याओ को स्ट्रीट साफ करने की पनिशमेंट देकर वहाँ से चला जाता है और क्याओ बेचारी कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद नेक्स्ट सीन में क्याओ के बच्चों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जीनियस हैं और उनमें से एक जिसका नाम जाओ जाओ है वो अपनी मॉम की लोकेशन ट्रैक कर रहा था और जैसे ही उसे लोकेशन मिल जाती है तो वो जल्दी से अपने और 3 भाई बहनों को इन्फॉर्म कर देता है। क्याओ के 4 बच्चों में से 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां। उसके बाद दिखाया जाता है क्याओ स्ट्रीट साफ कर रही होती है तभी वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से जियांग बाहर निकलती है और वो क्याओ को बुली करते हुए कहती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कितनी एक्सपेंसिव गाड़ी यहाँ से जा रही है, तुम स्ट्रीट पर क्या कर रही हो। तो क्याओ कहती है यंग मास्टर ने मुझे पनिशमेंट दी है इसीलिए मैं स्ट्रीट साफ कर रही हूँ, मुझे जाने दो। जिंगसी कहती है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम्हारी जिंदगी में मौत से भी बदतर बना दूंगी और वैसे भी नेक्स्ट मंथ मैं और जिंगजुआंग शादी करने वाले हैं इसलिए तुम जरूर आना, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ और थैंक यू तुमने मुझे इतना अच्छा लड़का जो दिया, कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और गाड़ी में जाकर वो किसी को फोन करके क्याओ के साथ बुरा करने के लिए कहती है। उसके थोड़ी देर बाद क्याओ को एक गुंडा किडनैप कर लेता है और एक सुनसान जगह पर बांध कर रखा होता है और वो गुंडा क्याओ को बुली करते हुए कहता है कि तुम बच्चे पैदा करने के बाद भी कितनी खूबसूरत हो, कहकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। और वही क्याओ के बेटे जाओ जाओ को भी पता चल जाता है कि उसकी मॉम ट्रबल में है और वो जल्दी से अपने ट्विंस भाई जीजी को इन्फॉर्म करके अपनी मॉम को सेव करने के लिए कहता है। क्याओ का दूसरा बेटा जीजी वो फाइटिंग में बहुत ही स्किल्ड है और वो अपने मास्टर से परमिशन लेकर अपनी मॉम को सेव करने के लिए चला जाता है। जीजी वही पहुंच जाता है जहां क्याओ को बांध कर रखा है और वो उस गुंडे से अपनी फाइटिंग स्किल्स और पावर का यूज करके उसे गायब कर देता है और अपनी मॉम को बचा लेता है। तब तक क्याओ बेहोश हो चुकी थी तो जीजी उसे होश में लाता है और कहता है कि मॉम मैंने उस बैड गाय को हरा दिया। तो क्याओ उससे पूछती है कि तुम कौन हो। जीजी उसे बताता है कि मैं आपका बेटा जीजी हूँ। ये सुनकर क्याओ हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि क्या मैंने सच में बच्चा को जन्म दिया है। नेक्स्ट सीन में क्याओ और जीजी को घर में दिखाया जाता है जहाँ क्याओ रेस्ट कर रही होती है और जीजी अपने बाकी 3 भाई बहनों को इन्फॉर्म कर देता है कि मैं मॉम को सेफली घर ले आया हूँ, ये मिशन कंप्लीट हो गया है। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अब जाओ जाओ सोचता है मॉम तो सेफ है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें मॉम और डैड को एक करना होगा और वो क्याओ की तरफ से जिंगजुआंग को लव लेटर लिख कर भेज देता है। दूसरी तरफ जिंगजुआंग एक नेकलेस को देखकर अपनी पास्ट की बातें याद कर रहा था कि कैसे जब 8 साल पहले उसे एक बार पॉइजन दिया गया था, वो जंगल में एक लड़की से मिला था और वो उसे मदद करने के लिए कहा था और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लिया था और कहा था कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन वहाँ पर एक नेकलेस गिरा पड़ा था और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि क्याओ ही थी। लेकिन जिंगजुआंग को ये याद नहीं कि वो लड़की कौन थी और वो उस लड़की को ढूंढ रहा है जिसने उसकी जान बचाई थी। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे लव लेटर देकर कहता है कि आपकी एक्स वाइफ ने आपके लिए लिखा है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि वो अभी तक हार नहीं मानी है और वो गुस्से में क्याओ के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी ये डिजर्व करती हो कि तुम मुझे लव लेटर लिखो। क्याओ नहीं कहकर वहाँ से जा रही होती है। तभी किंगजॉन उसे कहता है कि तो फिर ये क्या है, खुद ही देख लो, कहकर वो लव लेटर्स उसके ऊपर फेंक देता है। क्याओ उन लव लेटर्स को देख रही होती है। तभी जिंगजॉन उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी यंग लेडी बनना चाहती हो। तो क्याओ कहती है मैं तो बस एक स्वीपर हूँ, मुझे मेरी आइडेंटिटी पता है, मैं आपके लायक नहीं हूँ। जिंगजॉन कहता है कि
कि अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। और आगे वो कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जीजी आ जाता है और वो जिंगजुआंग को डैड कहकर बुलाता है और कहता है कि डैड आप मेरी मॉम से ऐसे बात मत कीजिए। ये सुनकर जिंगजुआन हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम सच बताओ, तुम मुझे डैड क्यों बुला रहे हो। तो जीजी कहता है क्योंकि आप मेरे डैड हो और कहता है देखिए मैं आपकी तरह दिख रहा हूँ। ये सुनकर जिंगजुआंग गुस्सा हो जाता है और वो जाकर क्याओ का गला पकड़ लेता है और कहता है कि जब से मैं तुम्हें जानता हूँ तब से लेकर आज तक हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे किसी भी बच्चे को लाकर मुझे ब्लैकमेल करने की। तो क्याओ कहती है इसे एक डैड की जरूरत है। तभी जिंगजुआंग कहता है तो जाओ और इसके जंगली डैड को ढूंढो और उससे डैड बुलवाओ, तुम मुझसे चाहती क्या हो। कहकर वो गुस्से में उसे धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। पीछे से जीजी कहता है कि मैं जंगली बच्चा नहीं हूँ और फिर वो अपने मॉम के पास चला जाता है। जिंगजुआंग जब जा रहा होता है तो उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि ये बच्चा सच में आप ही की तरह दिख रहा था। जिंगजुआंग कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। असिस्टेंट कहता है कहीं ऐसा तो नहीं 8 साल पहले जिस लड़की ने आपकी जान बचाई थी वो क्याओ ही है और हो सकता है कि ये बच्चा आप ही का हो। ये सुनकर जिंगजुआंग फिर से क्याओ के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर उसे उठाकर सोफे पर लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है मैन को सेड्यूस कैसे किया जाता है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। पर क्याओ उससे दूर होकर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। पर जिंगजुआंग उसे रोककर कहता है कि तुम तो यही चाहती थी। कहकर वो उसे किस करने लगता है लेकिन क्याओ उसे बाइट कर लेती है और उसे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। तो जिंगजुआंग कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं आसानी से तुम्हें और तुम्हारे उस जंगली बेटे को कमरे में बंद करके रख सकता हूँ। तो क्याओ गुस्से में कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिंगजुआंग उससे पूछता है कि तुम कभी पीच बलसोम विलेज में गई हो और वो उस नेकलेस को दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने पहले इसे कभी देखा है। क्याओ मना कर देती है तो जिंगजुआंग उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तो फिर वो बच्चा किसका है। क्याओ कहती है मुझे नहीं पता। जिंगजुआंग कहता है कि वो बच्चा तुम्हारा है। फिर तुम्हें कैसे नहीं पता कि वो लड़का कौन है। क्याओ कहती है मुझे सच में नहीं पता। तो जिंगजुआंग उसे कमरे में लेकर जाता है और कहता है लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ जीजी किसका बेटा है। तो क्याओ भी गुस्से में कह देती है इससे तुम्हारा क्या लेना देना। ये सुनकर वो क्याओ को कमरे में बंद करके चला जाता है। क्याओ अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करती है कि वो लड़का कौन था पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। वही दूसरी ओर शैन फैमिली में दिखाया जाता है जहाँ उसी औरत को दिखाया जाता है जिसने क्याओ के मेमोरी को इरेज कर दिया था और यहाँ हमें पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि जिंगसी की मॉम है और उसने ये सब इसलिए किया था ताकि वो अपनी बेटी के शादी जिंगचुआन से करा सके। जिंगसी जीजी का फोटो अपनी मॉम को दिखाती है और कहती है ये तो देखने में बिल्कुल जिंगचुआन जैसा लग रहा है, कहीं ये उसका बेटा तो नहीं। तो उसकी मॉम कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उन 4 बच्चों को अलग अलग 4 ऐसी जगहों पर फेंका है कि वहाँ घास भी नहीं उग सकती, तो ये बच्चे कैसे सरवाइव कर सकते हैं। जिंगसी कहती है अगर उस औरत को पता चल गया कि उसका बेटा जिंदा है और वो उसे लेकर वापस आ गई तो। तभी उसकी मॉम कहती है उसे अपने बच्चों के बारे में कभी कुछ याद नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसकी मेमोरी इरेज कर दी है। जिंगसी पूछती है मॉम अब हम क्या करें। तो उसकी मॉम कुछ सोचने लगती है। उसके बाद जिंगसी जिंगजुआंग के दादी के पास उन्हें भड़काने के लिए चली जाती है और वो जीजी की फोटो दिखाकर कहती है लगता है ये आपकी ग्रेट ग्रैंडसन है। दादी जीजी की फोटो देखकर कहती है ये तो बिल्कुल जिंगजुआन जैसा दिखने में लग रहा है और वो कहती है कि अगर ये सच में जिंगजुआन का बेटा है तो हम इसे ऐसे बाहर पलने नहीं देंगे, इसे हम हमारी ये फैमिली में लेकर आएंगे। तो जिंगसी अच्छी बनते हुए कहती है अगर ये सच में जिंगजुआन का बेटा है मैं इस बारे में पता लगाऊंगी, अगर ये बात सच है तो मैं इस बच्चे को चाइनीज वैलेंटाइन डे के दिन इस घर में लेकर आऊंगी। पर मुझे लगता है कि वो क्याओ झूठ बोल रही है। ग्रैंड मदर जिंगसी से कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर उसने जिंगजुआन के बेबी को जन्म दिया भी है तो भी वो हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती, हमारी ये फैमिली की डॉटर इन लॉ सिर्फ तुम ही रहोगी। वही जोजो को पता चल जाता है कि उसकी मम्मी ट्रबल में है और वो अपने ब्रदर जीजी को इन्फॉर्म कर देता है कि डैड ने मॉम को लॉक करके रखा है, जाकर उसे सेव करने के लिए कहता है। उसके बाद दिखाया जाता है जीजी जिंगजुआन के सारे बॉडीगार्ड्स की पिटाई कर रहा था और उन्हें कहता है जाकर जिंगजुआन को बता दो कि यंग मास्टर जीजी आए हैं। तो बॉडीगार्ड जाकर जिंगजुआन से कहता है कि कोई यंग मास्टर जीजी आया है और वो सारे बॉडीगार्ड्स को मार रहा है। तभी वहाँ जीजी डैडी डैडी कहकर आ रहा होता है। जिंगजुआन उसे देखकर कहता है तो ये तुम हो। जिंगसी जीजी को घर में देखकर कहती है ए जंगली बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जीजी कहता है मैं जंगली नहीं हूँ बल्कि तुम जंगली हो और तुम्हारा पूरा फैमिली जंगली है। जिंगसी गुस्से में कहती है तुम उसी सेमलेस वुमेन क्याओ के जंगली बेटे हो ना, तुम भी सेमलेस हो इसीलिए यहाँ आकर ऐसा किसी को भी अपने डैड कह रहे हो। जीजी कहता है डैड आपको हॉस्पिटल जाकर अपने आंखों का चेकअप करवाना चाहिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा आपके आसपास कैसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। जिंगसी उससे पूछता है जंगली बच्चे तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो वो कहता है कि मैं अपनी मॉम को यहाँ से ले जाने आया हूँ। जिंगजुआन उससे कहता है कि तुम इसके लिए क्या कर सकते हो। जीजी कहता है आप अपने प्राइस बताइए, आप कितने प्राइस लोगे। तभी जिंगजुआन इशारा करता है तो जीजी कहता है 10,000 युआन। तभी जिंगसी उससे कहती है तुम्हारे पास 10,000 युआन है भी या नहीं। तभी जीजी कहता है ठीक है मैं तुम्हें 1 मिलियन ऑफर करता हूँ। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। जिंगसी हंसते हुए कहती है कि तुम छोटे से बच्चे के पास 1 मिलियन कहाँ से होगा, तुम्हारी मॉम भी
भी झूठी है और तुम भी अभी से ही झूठ बोल रहे हो। और वो जिंगचुआन से कहती है कि क्या तुम अभी भी इस जंगली बच्चे के साथ रहना चाहते हो, इसे अभी घर से निकालो। वहाँ का हाउसकीपर भी कहता है कि बच्चे तुमने 1 मिलियन कभी देखे भी हैं। तभी जीजी कहता है तुम बिलीव करो या ना करो, अभी थोड़ी देर में कोई आएगा और मुझे बैंक कार्ड देकर जाएगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, पर जीजी 3, 2, 1 काउंट करता है और फिर तभी वहाँ उसके मास्टर का एक डिसाइबल आकर उसे कार्ड देकर गायब हो जाता है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं, पर कहने लगते हैं कि इस कार्ड के अंदर इतना पैसा नहीं होगा। तो जीजी कहता है अगर ऐसा है तो आप कार्ड स्वाइप कर लो, अगर इसमें पूरे पैसे होंगे तो आप सभी को मुझे यंग मास्टर कहकर बुलाना होगा। जिंगचुआन हाँ कहता है और हाउसकीपर कार्ड स्वाइप करता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस कार्ड में सच में 1 मिलियन है और कहता है भले ही ब्राइट प्राइस 2 मिलियन है, पर क्याओ फैमिली बैंकक्रप्ट हो जाने के बाद उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए और पिछले कुछ सालों में उनकी इतनी अच्छी इनकम भी नहीं हुई है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर जिंगचुआन रिलैक्स होकर कहता है कि मुझे पता है क्याओ के बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 युआन ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है कि उसके बैंक अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर हो गए हैं। ये देखकर उसे तो फंदा ही लग जाता है और फिर जिंगचुआन क्याओ को बाहर लाने के लिए कहता है। जीजी जैसे ही अपने मॉम को देखता है तो वो उसे गले लगा लेता है और क्याओ भी उसे गले लगा लेती है। तभी जीजी कहता है तुम लोग शायद कुछ भूल रहे हो, तुम लोगों ने अभी तक मुझे यंग मास्टर नहीं कहा। जिंगचुआन फिर सभी को जीजी को यंग मास्टर कहने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर जिंगचुआन की ग्रैंडमदर आती है और वो जीजी को अपना ग्रेट ग्रैंडसन कहती है। ये जानकर सब लोग ग्रैंडमदर को कांग्रेचुलेशंस कहने लगते हैं। जिंगसी ग्रैंडमदर से कहती है कि ये बच्चा जिंगचुआन का नहीं है। तभी ग्रैंडमदर कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने इन दोनों की पैटर्निटी टेस्ट करवाई थी और उसका रिपोर्ट आता ही होगा। और थोड़ी देर में रिपोर्ट भी आ जाता है। जिंगचुआन जैसे ही रिपोर्ट देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसमें नेगेटिव आया होता है, मतलब जीजी जिंगचुआन का बेटा नहीं है। और ये देखकर जिंगसी स्माइल कर रही होती है क्योंकि फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिंगसी और उसकी मॉम ने मिलकर रिपोर्ट चेंज करा दी थी। जीजी कहता है कि डैड मैं आप ही का बच्चा हूँ, ये रिपोर्ट फेक है, जरूर इस बैड मोमेंट जिंगसी ने कुछ किया होगा। इससे जिंगचुआन गुस्सा हो जाता है और वो क्याओ को हर्ट करते हुए कहता है तो बताओ ये जीजी किसका बेटा है, क्योंकि पैटर्निटी टेस्ट में रिजल्ट तो नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये मेरा बेटा नहीं है, तो ये किसका बेटा है। पर क्याओ को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ क्या चल रहा है और जिंगचुआन क्याओ से बार बार पूछ रहा होता है कि जीजी किसका बेटा है। तभी क्याओ को अपने पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत याद आता है और उसे याद आता है कि उसका 1 नाइट स्टैंड जिंगचुआन के साथ हुआ था और फिर वो जिंगचुआन से कहती है कि जीजी तुम्हारा ही बेटा है। उस दिन 8 साल पहले पीच ब्लॉसम विलेज में मैं तुम्हारे साथ थी। जिंगचुआन कहता है पहले जब मैंने तुम्हें पूछा था तो तुमने तो मना किया था। तो वो कहती है क्योंकि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है, मुझे कुछ याद नहीं था। पर जिंगचुआन उसका बिलीव नहीं करता। तभी वहाँ पर क्याओ फैमिली के लोग आ जाते हैं और वो क्याओ पर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम यहाँ भी हमें एम्बेरस करने चली आई, चलो जल्दी से घर चलो, और उसे जबरदस्ती ले जा रहे होते हैं। तभी वो जीजी के हाथ पर बत मांगते लेती है और वो समझ जाती है कि ये सच में मेरा बच्चा है और वो जीजी से कहती है कि तुम इतने सालों से सफर कर रहे हो पर अब नहीं। फिर अपने फैमिली वालों से कहती है मैं खुद जा सकती हूँ, कहकर जीजी को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है जीजी जाओजाओ को फोन करके कहता है मैंने कहा था ना तुमसे क्याओ फैमिली पर नजर रखने के लिए, वो ऐसे कैसे यहाँ पर आ गए। तो जाओजाओ कहता है उन्हें इतनी जल्दी एक्सपोज करने में मजा नहीं आएगा, पहले हम मॉम और डैड को एक करते हैं, तुम बस मॉम को प्रोटेक्ट करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद क्याओ फैमिली में दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम और उसकी सिस्टर उसे एक ओल्ड मैन से शादी करने के लिए कह रहे होते हैं। उसकी मॉम कह रही होती है कि अब तुम इतनी यंग भी नहीं रही, इसलिए तुम्हें फिर से शादी कर लेनी चाहिए। मिस्टर वांग तुमसे शादी करना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ खो गई है और उसकी फैमिली बहुत अमीर भी है, इसलिए तुम उससे शादी कर लो। क्याओ कहती है मॉम वो बहुत ओल्ड है और उसने अपनी तीनों वाइफ को टॉर्चर करके मार डाला था, तो अब मुझे उससे शादी करने के लिए कैसे कह सकती हो। उसकी सिस्टर कहती है भले ही तुम अभी इतनी यंग नहीं रही पर अभी भी तुम्हें 2 मिलियन में बेचा जा सकता है। तो क्याओ कहती है मॉम आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो उसकी मॉम कहती है अगर तुमने शादी करने से मना किया तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगी नहीं, उसे मार डालूंगी। क्याओ अपने बच्चे को बचाने के लिए शादी करने के लिए हाँ कह देती है। तो उसकी मॉम उसे कल वेडिंग ड्रेस ट्राई करने को जाने के लिए कहती है और इनकी सारी बातें जीजी बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है और उसे भी सब कुछ पता चल जाता है। उसके बाद क्याओ की सिस्टर जिंगसी को फोन करके कह देती है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है, आपने जो पैसे देने की बात की थी वो आप भेज दीजिए। तो वो भेज देती है। अगले दिन दिखाया जाता है मिस्टर वांग रेडी होकर क्याओ का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जीजी जाता है और वो अपनी पावर से मिस्टर वांग को गायब कर देता है। उसके बाद क्याओ अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर जिंगसी पहले से ही थी और वो क्याओ को कहती है मैंने सुना है कि तुम एक ओल्ड मैन से शादी कर रही हो, कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड। तो क्याओ समझ जाती है कि ये सब कुछ जिंगसी ने ही किया है, तुम अभी भी बहुत चालाक हो। तो जिंगसी उसे एक वेडिंग ड्रेस देकर कहती है तुम यहाँ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने आई हो तो वही करो, और एडमिट कर लेती है कि हाँ मैंने ही ये सब कुछ किया है। ये सुनकर क्याओ उसे थप्पड़ मार देती है और जिंगसी जैसे ही क्याओ को थप्पड़ मारने वाली होती है तभी वहाँ पर जिंगचुआन आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और फिर क्याओ को चेंजिंग रूम में लेकर जाता है और उसे वेडिंग ड्रेस देकर कहता है इसे पहनो। फिर उस वेडिंग ड्रेस को उसके
ऊपर रखकर कहता है जब तुम इसे पहनोगी तभी तो तुम अपने ओल्ड मैन के काबिल हो पाओगी। तभी क्या उसे समझाने की कोशिश करती है कि जिसे तुम्हारा बेटा है, जरूर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। पर जिंगचुआन उस पर भरोसा नहीं करता और कहता है फिर कभी मेरे सामने उस जंगली बच्चे का नाम मत लेना और इसे पहनो वरना तुम्हारे उस जंगली बच्चे को समुद्र में फेंक दूंगा, कहकर वो वहाँ से चला जाता है। क्या वो सोचने लगती है जीजी तो इसी का बेटा है तो फिर रिपोर्ट गलत कैसे हो सकता है। जिंगचुआन चेंजिंग रूम से बाहर आने के बाद सोचने लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, इस लड़की ने बार बार मेरे साथ गलत किया, फिर भी मैं होप कर रहा हूँ कि मेरी शादी इसी से हो, ये मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर तभी वहाँ जिंगसी आती है और वो उससे अपने लिए एक अच्छा सा वेडिंग ड्रेस चूज करने के लिए कहती है, पर जिंगचुआन उसे कोई रिप्लाई नहीं देता और अपने लिए ग्रूम ड्रेस चूज करके ट्राई करने के लिए चला जाता है और जिंगसी गुस्सा करती रह जाती है। और फिर तभी जीजी वहाँ आकर अपने पावर से जिंगसी को अपने कंट्रोल में कर लेता है ताकि वो कुछ गड़बड़ न करे। और फिर थोड़ी देर बाद क्याओ और जिंगचुआन अपनी अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर एक दूसरे के सामने आते हैं और एक दूसरे को देखकर उसी में ही खो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक फोटोग्राफर आता है और उन दोनों को देखकर सोचने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के ब्राइड एंड ग्रूम हैं और वो उन दोनों से कहता है कि आप दोनों परफेक्ट मैच हैं, क्या मैं अपने मैगजीन के कवर पेज के लिए आप लोगों की वेडिंग फोटो ले लूं। इससे क्याओ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो कहती है कि यही अच्छा होगा कि मैं चेंज कर लूं, कहकर वहाँ से चली जाती है। ये सब जीजी और जिंगसी भी देख रहे होते हैं। जीजी उससे कहता है मुझे लग रहा है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा क्योंकि मेरे मॉम एंड डैड परफेक्ट मैच हैं, कहकर वो उसे नॉर्मल कर वहाँ से गायब हो जाता है। जिंगसी नॉर्मल होकर इधर उधर देखने लगती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी उसे किसी का फोन आता है जो उसे कह रहा होता है कि आपने जो कहा था वो रेडी है, क्या हम अपना काम शुरू करें। तो जिंगसी थोड़ा सोचती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ इतनी जल्दी कुछ गलत नहीं करना चाहती थी पर तुम ही मुझे मजबूर कर रही हो। और फिर वो उसे ऑर्डर दे देती है कि अपना काम शुरू करो। क्या जब अपनी वेडिंग ड्रेस चेंज करने जाती है तभी वहाँ पर एक गुंडा आकर उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है एक सुनसान जगह पर कुछ गुंडे क्या को बांध करके रखे होते हैं और क्या के पूछने पर भी कि वो लोग कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो कुछ नहीं बताते और क्या को परेशान करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब सारे गुंडे ड्रिंक करके सो रहे होते हैं क्या वो अपने आप को रस्सी से छुड़वा लेती है। फिर वो गुंडे के फोन से किसी को हेल्प के लिए बुलाने वाली थी लेकिन तभी एक गुंडा जग जाता है और वो क्या को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की, तुम यहाँ से कभी नहीं भाग सकती। उसके बाद जोजो को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम की लोकेशन ट्रैक करके जीजी को बता देता है और कहता है कि जाओ और हमारी मम्मी को सेव कर लो। और फिर जीजी अपनी मॉम के पास पहुंच जाता है और वो उन गुंडों को अपनी पावर से मार रहा होता है। तभी वहाँ पर जीजी की मास्टर की एक डिसाइबल जिसका नाम जुमू है वो आ जाती है। वो उन तीनों गुंडों को और साथ ही क्याओ को भी वहाँ से गायब कर देती है और जीजी से कहती है कि तुम इन तीनों गुंडों को मुझ पर छोड़ दो, मैं इन्हें संभाल लूंगी। और फिर वो भी गायब हो जाती है। पर जीजी सोचने लगता है उसने तीनों गुंडों को अपने साथ ले गई पर उसने मम्मी को भी अपने साथ क्यों ले गई। फिर वो याद करता है कि जब उसने जोजो से पूछा था कि तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या, तब उसने कहा था कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तब जीजी समझ जाता है कि ये जोजो का कोई प्लान होगा और वो क्या प्लान है ये जानने के लिए वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जब जिंगचुआन फ्रेशन अप होकर बाहर आता है वो अपने हाथ पर जो बर्थमार्क है उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ऐसा ही बर्थमार्क जीजी के हाथ पर भी है। तभी उसे फोन पर मैसेज आता है कि क्या वो मुसीबत में है। ये जानने के बाद जिंगचुआन जल्दी से क्या को बचाने के लिए निकल जाता है और फिर वो वहाँ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद वो अपने असिस्टेंट से इस जगह के आसपास क्या हो रहा है वो पता लगाने के लिए कहता है। तो वो पता लगाने के बाद कहता है कि यहाँ से 500 मीटर के अंदर 3 लोग हैं, एक यंग लेडी, दूसरा गैंगस्टर। तभी जिंगचुआन पूछता है कि तीसरा कौन है। तो असिस्टेंट बताता है कि तीसरा एक बच्चा है और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि जीजी ही था। ये जानने के बाद जिंगचुआन को लगता है कि ये कोई क्याओ का प्लान है और वो कहता है कि तुमने मुझे फिर से डिसअपॉइंट किया, अगर तुम ये सब किसी अच्छे इंटेंशन के लिए कर रही हो तो मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो। और वो असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स को अपना यहाँ वेट करने के लिए कहकर वो जंगल के अंदर चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जंगल के अंदर क्याओ को वो गुंडा पकड़ने के लिए दौड़ा रहा होता है और वो गुंडा क्याओ को हट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जिंगचुआन आ जाता है और वो उस गुंडे को क्याओ से दूर करके मारने ही वाला होता है कि जुमू उसे वहाँ से गायब कर देती है। क्या वो जिंगचुआन को यहाँ देखकर बिलीव ही नहीं कर पा रही होती है पर जिंगचुआन कहता है कि हाँ मैं यहाँ रियल में हूँ। उसके बाद जिंगचुआन क्याओ के पास जाता है और उसके फेस को पकड़ता है और वो उसके क्लोज होकर कहता है तुम्हें पता है तुम ऐसे कितनी अट्रैक्टिव लग रही हो। क्या उसे खुद से दूर करके कहती है मेरे पैर में पेन हो रहा है। जिंगचुआन परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, कहकर वो उसके पैर को देख रहा होता है पर क्या उसे रोक देती है और सोचने लगती है कहीं ये ऐसा ना सोचे कि मैं इसे सेड्यूस कर रही हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो उसे कहती है कि तुम ऐसे नहीं देख सकते, अपने आंखें बंद करो। जिंगचुआन जब आंखें बंद करता है तो क्या वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो क्या को पकड़ लेता है और उसे गोद में उठाते हुए कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो तुम चल नहीं पाओगी। उसके बाद जिंगचुआन क्या से कहता है कि ये सब कुछ तुम ही ने किया है ना, मुझे इस जगह पर लाकर सारी पुरानी बातें याद करवाना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें फिर
से प्यार करूं और तुम मुझसे फिर से शादी कर सको। क्या कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये बस एक कोइंसिडेंट था, क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगे। इस पर जिंगचुआन कुछ नहीं कहता और वो फिर से उस नेकलेस को दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इसे पहचानती हो। क्या कहती है हाँ ये तो वही नेकलेस है जो मैं पहले हमेशा अपने पास रखा करती थी। तभी जिंगचुआन भी सोच में पड़ जाता है क्या ये सच में इसकी नेकलेस है। तभी उसे किसी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ एक प्लान था। ये जाने के बाद वो क्याओ से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारा किया हुआ था ना, तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया। क्याओ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर ये सब कुछ क्यों करूंगी। पर जिंगचुआन उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मेरी लाइफ में वापस नहीं आ सकती हो। क्याओ कहती है कि तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम जिंगसी से शादी करोगे। जिंगचुआन हाँ कहता है तो क्याओ गुस्से से वहाँ से जा रही होती है, पर जिंगचुआन उसे रोकता है और कहता है कि तुम पागल मत बनो, तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, कहकर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जीजी क्याओ और जिंगचुआन का एक साथ वाला फोटो जोजो को भेजता है और कहता है कि देखो मॉम और डैड एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। जोजो कहता है हाँ अच्छे लग रहे हैं और वो बताता है कि ये सब उसी का प्लान था। उसने पहले ही जुमू से कह दिया था कि वो जाकर असली गुंडों को हटाकर अपने गुंडे भेज दें और उसी ने ही जिंगचुआन को इन्फॉर्म किया था कि क्याओ किडनैप हो गई है और उसका लोकेशन भेजा था। पर इस सब के बारे में जीजी को कुछ भी पता नहीं था। जीजी कहता है कि तुम्हारे इतना सब कुछ करने का क्या फायदा दिया, जबकि डैड अभी भी मम्मी को ही गलत समझ रहे हैं। उसके बाद जिंगचुआन को दिखाया जाता है जो अपने डैड से जाकर कहता है कि वो इस मैरिज को कैंसिल करना चाहता है। अब उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि ये शादी टूटने पर मेरी बहुत बेइज्जती होगी और मुझे ये भी पता है कि वो क्याओ का बच्चा तुम्हारा नहीं है। उसके बाद क्याओ को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होती है और जीजी उसका केयर कर रहा होता है और वो क्याओ से कहता है कि मम्मी डैड आपको बहुत प्यार करते हैं, मैंने सुना है कि उन्होंने ग्रैंडपा से आपके लिए फाइट भी की है। डैड की शादी एक बुरी लड़की से हो रही है, हमें जाकर उनकी शादी रोकनी चाहिए। तो क्याओ कहती है हम ये सब करेंगे कैसे, वहाँ तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होंगे, हम वहाँ घुस भी नहीं पाएंगे। तभी जीजी कहता है मम्मी मैं हूँ ना आपके साथ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो क्याओ को भी याद आ जाता है कि जीजी ने सारे गुंडों को अकेले ही संभाल लिया था, यानी उसके पास सुपर पावर्स हैं और वो मान जाती है। जीजी उसे कहता है कि मम्मी आप रेस्ट करो, मैं आपके लिए एक ड्रेस प्रिपेयर करता हूँ। उसके बाद जिंगसी को दिखाया जाता है जो वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैंने बहुत सालों से इस शादी का इंतजार किया है, पर मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो क्याओ और उसका बेटा हर बार की तरह इस बार भी कोई गड़बड़ ना कर दे। तब उसकी मॉम उसे अपने अंकल से जाकर मिलने के लिए कहती है जो अभी फॉरेन से रिटर्न हुए हैं। उसके बाद जिंगसी अपने अंकल से जाकर मिलती है जो यहाँ अपने एक मास्टर से मिलने आया होता है। जिंगसी अपने अंकल से कहती है कि आपको मेरी हेल्प करनी होगी, मुझे डर है कि कहीं जिंगचुआन का एक्स वाइफ और उसका बेटा आकर मेरी शादी खराब ना कर दे, इसमें सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। उसके बाद जिंगसी किसी को फोन करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि क्याओ को पैरालाइज्ड कर दो। उसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ क्याओ के रूम में एक नर्स आती है और वो क्याओ को सप्लीमेंट कहकर किसी और दवा की इंजेक्शन दे देती है जिस वजह से क्याओ बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जीजी कमरे में आता है और वो क्याओ को जगाते हुए कहता है कि मॉम ड्रेस रेडी हो गया है, अब आप उठ जाइए। पर क्याओ तो बेहोश हो गई थी। तभी जीजी डॉक्टर को बुलाने लगता है। तभी डॉक्टर आता है और चेक करके बताता है कि पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई है। जीजी रोने लगता है कि मम्मी मैं आपको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो जीजी को कहती है कि ब्रदर जीजी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जिंगचुआन और जिंगसी की वेडिंग सेरेमनी हो रही थी। तभी वहाँ क्याओ जीजी के साथ आ जाती है और जिंगसी उसे देखकर सोचने लगती है कि ये ठीक कैसे हो गई। बॉडीगार्ड्स क्याओ को रोकने की कोशिश करते हैं पर जीजी अपने पावर से उन्हें रोक देता है और क्याओ सीधे जाकर जिंगचुआन को किस कर लेती है। जिंगसी ये देखकर गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और वो क्याओ को थप्पड़ मारने वाली थी पर क्याओ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं ये वेडिंग कैंसिल करती हूँ। तभी जिंगसी और उसकी मॉम गुस्से में कहने लगती है कि तुम होती कौन हो इस वेडिंग को कैंसिल करने वाली। तभी जीजी जिंगसी से कहता है कि तुम जैसी अगली वुमेन मेरे डैड से शादी करने के लायक नहीं है। तभी जिंगसी गुस्से में कहती है कि तुम्हें पता है यहाँ एक मिस्टीरियस बॉस आने वाला है। तो जीजी कहता है वो मिस्टीरियस बॉस मैं हूँ, तुम सब नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो। ये सुनकर जिंगसी हंसने लगती है। तभी वहाँ उसके अंकल आ जाता है। उसके आते ही जिंगसी जाकर उससे शिकायत करने लगती है कि ये छोटा सा बच्चा मेरी वेडिंग खराब कर रहा है और कह रहा है कि हम सबको इसके आगे झुकना होगा। तभी जिंगसी की मॉम कहती है कि अब तुम ही इसको सबक सिखाओ। तो अंकल जाकर उसे थप्पड़ मार देते हैं। ये देखकर जिंगसी हैरान थी पर अंकल आकर उसे भी थप्पड़ मार देते हैं और जीजी के सामने झुककर मास्टर कहते हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि सच में ये छोटा सा बच्चा मिस्टीरियस बॉस है। अंकल कहते हैं कि मैं आपका डिसेबल हूँ। तो जीजी कहता है आप अभी इस वेडिंग को कैंसिल कर दीजिए क्योंकि मेरे डैड सिर्फ मेरे मॉम के हैं और किसी के नहीं। अंकल जिंगसी को ये शादी तोड़ने के लिए कहते हैं। जिंगसी मना करती है और वो अपने अंकल से कहती है कि अंकल मैं आपकी नीस हूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तो अंकल कहता है कि मास्टर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन इस बार मेरी नीस की बात है इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान सकता। जीजी कहता है तो ठीक है, अब से मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। उसके बाद अंकल और उसके बॉडीगार्ड्स उससे लड़ने वाले थे। तो क्या जीजी से पूछती है कि क्या तुम इन
इन सबको हरा दोगे। जीजी कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन सबको संभाल लूंगा। फिर अंकल और बॉडीगार्ड जीजी से फाइट करने जाते हैं, पर जीजी अपने पावर से सभी को गिरा देता है। और जीजी कहता है तुम भूलो मत कि तुम एक डिसाइबल हो, तुम जितना चाहे उतना सीख लो, पर तुम अपने मास्टर को नहीं हरा पाओगे। तभी अंकल खड़ा होकर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही एक मेरे मास्टर हो? मेरी एक और मास्टर है जो तुमसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो भी यहाँ आने वाली है। तभी वहाँ पर गाँव गाँव आती है और उसे देखकर वहाँ बैठे लोग बातें बनाने लगते हैं कि ये बच्ची भी बिल्कुल जीजी की तरह दिख रही है, लगता है ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं। जिंगसी गाँव गाँव से कहती है कि तुम हो कौन और अंदर कैसे आ गई, निकलो यहाँ से। तो गाँव गाँव कहती है अगर यहाँ से किसी को जाना चाहिए तो वो तुम हो। जिंगसी गाँव गाँव से बदतमीजी से बात कर रही होती है तो उसके अंकल उसे थप्पड़ मार देते हैं। तो जिंगसी कहती है आपने फिर से मुझे क्यों मारा, वो भी इस जंगली बच्ची के लिए। तब उसके अंकल फिर से एक थप्पड़ मार देते हैं और नील डाउन होकर गाँव गाँव से कहता है कि बॉस आप आ गई। गाँव गाँव पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो वो कहता है आप प्लीज मेरी नीस के लिए मास्टर जीजी से फाइट करो। गाँव गाँव हाँ कहकर उसी पर ही अटैक कर देती है। ये देखकर जिंगसी हैरान होकर पूछती है कि तुमने अंकल पर ही क्यों अटैक कर दिया। तभी जीजी कहता है थर्ड सिस्टर क्या तुमने अपने ब्रदर को मिस किया। गाँव गाँव हाँ कहती है। क्या उससे पूछती है कि क्या तुम भी मेरी बच्ची हो। गाँव गाँव हाँ कहती है और जीजी बताता है कि मम्मी आप जब वेजिटेटिव स्टेट में चले गए थे तब गाँव गाँव ने ही आपको ठीक किया था, क्योंकि ये मिरेकल डॉक्टर है ना इसलिए। क्या कहती है तो ऐसी बात है और वो जिंगसी को जाकर एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वो तुम ही हो ना जिसने मुझे पॉइजन दिया था, जिस वजह से मैं वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। जिंगसी मना कर रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर जीजी कहता है मुझे सब पता है, तुम्ही ने उस नर्स को हायर किया था ना मम्मी को पॉइजन देने के लिए। डैड अब आप ही इस जिंगसी को पनिश करो। तभी जिंगचॉन पूछता है ये लोग जो बोल रहे हैं क्या वो सच है। जिंगसी कहती है नहीं, और वैसे भी तुम इन जंगलियों की बात क्यों सुन रहे हो, ये तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं है। तभी क्या कहती है तुम मानो या ना मानो ये बच्चे जिंगचॉन के ही हैं। और जिंगचॉन से पूछती है कि तुम्हें किस पर बिलीव है। जीजी और गाँव गाँव कहते हैं कि डैडी आप हम पर बिलीव करो, हम आप ही के बच्चे हैं। तभी जिंगसी जिंगचॉन का हाथ पकड़कर कहती है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, पर वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। तभी वहाँ पर डैड और ग्रैंडमा आ जाती हैं और वो जिंगचॉन से कहते हैं कि तुम क्याओ के बात पर भरोसा मत करो। पर इस बार जिंगचॉन किसी की बात नहीं सुनता और वो जिंगसी की दुपट्टा लेकर क्याओ के सर पर लगा देता है और क्याओ को गोद में उठा लेता है। ये देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वो क्याओ को लेकर जा रहा था, तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकले तो तुम्हारा हमारे फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जिंगचॉन ओके कहकर क्याओ को लेकर वहाँ से चला जाता है और उनके पीछे बच्चे भी चले जाते हैं। पर पुलिस आकर जिंगसी को अरेस्ट करके ले जाते हैं और जिंगसी अपनी मॉम को हेल्प मांगती रह जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है जिंगचॉन क्याओ को उसके घर लेकर आता है और उसके घर को देखकर कहता है कि तुम इतने सालों से इतने छोटे से घर में रह रही हो। क्याओ कहती है थैंक यू मुझे मेरे घर लाने के लिए, अब तुम यहाँ से जाओ। तो वो कहता है ऐसे कैसे चला जाऊँ, पहले तो तुमने मुझे मेरी वेडिंग से किडनैप किया, अब तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए। कहकर वो उसे अपने क्लोज ले आता है और उसे गोद में उठाता है। तो क्याओ कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, बच्चे घर में ही है। पर जिंगचॉन उसे उठाकर अंदर ले जाता है। तभी वहाँ पर जीजी और गाँव गाँव आ जाते हैं और वो दोनों उन्हें कहते हैं कि आप लोग कंटिन्यू कीजिए, हम यहाँ से जाते हैं। कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ जिंगसी जिसे बेल मिलने पर जेल से बाहर आ गई थी, लेकिन अभी वो नहीं सुधरती और वो अपने सेकंड अंकल से फोन करके कहती है कि अब आप ही को मेरी मदद करनी होगी। अंकल कहते हैं मुझे तुम्हारी वेडिंग के बारे में पता चला, मैं फौरन से रिटर्न होने ही वाला हूँ क्योंकि मुझे बिग शॉट से मिलना है। दूसरी तरफ फादर का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि हमने जो बिग शॉट्स को गिफ्ट्स भेजा था वो रिटर्न आ गया है। ये सुनकर वो परेशान हो जाते हैं और जैसे ही जिंगचॉन वहाँ आता है उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं तुमने जिंगसी से शादी नहीं की इसलिए बिग शॉट्स हमसे नाराज हो गया है, अब तुम्हें मेरे साथ उनसे मिलने चलना होगा, तभी हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। वही दूसरी तरफ जिंगसी को उसके अंकल बता रहे होते हैं कि बिग शॉट्स यहाँ पर अपने कोई रिलेटिव से मिलने आ रहा है और वो रिलेटिव क्याओ फैमिली की बेटी है। तो जिंगसी सोचती है कहीं ये क्याओ तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और वो किसी को फोन करती है। वही क्याओ एक पेंडेंट को देख रही थी और उसे याद आता है कि जब उसकी मॉम की डेथ होने वाली थी तो उन्होंने बचपन में उसे ये पेंडेंट दिया था। तो वो सोचती है कि क्या मैं सच में एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तभी वहाँ पर उसके फैमिली वाले आकर उसे थप्पड़ मारकर वो जेट पेंडेंट उससे छीन लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अकेले ही इस जेट पेंडेंट को लेना चाहती हो। क्या वो कहती है ये मेरे ग्रैंडपा का है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि भूलो मत कि मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम्हें बड़ा किया है तो इसमें हमारा भी अधिकार है। क्या उनसे जेट पेंडेंट लेने की कोशिश करती है पर वो क्याओ को धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। क्याओ भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है पर जिंगचॉन उसे रोक लेता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो और कहता है मैं किसी बिग शॉट से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी
गर्लफ्रेंड बनकर मेरे साथ चलोगी? क्या सोचती है उन्होंने मेरा जेट पेंडेंट ले लिया, वो जरूर मेरी आइडेंटिटी लेकर वहाँ जाएंगे, मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, सोचकर वो जिंगचुआन को हाँ कह देती है। जिंगचुआन कहता है यानी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो? तो वो कहती है नहीं नहीं, बस टेम्पररी। तो वो उसे अपने क्लोज करके कहता है वो भी चलेगा, टेम्पररी ही सही, तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो बनोगी। उसके बाद क्याओ और जिंगचुआन बिग शॉट्स के पार्टी में जाते हैं। वहाँ क्याओ के फैमिली वाले भी आए थे और क्याओ और उनके बीच बहस होती है, जिस वजह से उसके स्टेप मॉम उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर जिंगचुआन उसे रोक देता है। जिंगचुआन के डैड उसे कहते हैं कि तुम इसे अपने साथ क्यों लेकर आए हो, इसी ने तो बिग शॉट्स को ऑफेंड किया है। क्याओ कहती है ऐसा नहीं है, बिग शॉट्स ने तो कहा था कि मैं राव फैमिली की हायर हूँ। जिंगचुआन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी की फैमिली के हायर हो या नहीं, मेरे लिए बस तुम क्याओ हो। क्याओ की सिस्टर कहती है तुम हायर बनने के लायक ही नहीं हो, तुम लाइफ टाइम बस झाड़ू ही मारती रहोगी। ये सुनकर क्याओ उसे थप्पड़ मार देती है। सेकंड अंकल अपने बॉडीगार्ड से क्याओ को मारने के लिए कहते हैं, तो जिंगचुआन कहता है मैं भी तो देखूं किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। तभी वहाँ पर मास्टर जियोयो आ जाता है। उसे देखकर जिंगचुआन कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो ये लोग मेरी वाइफ को बुली कर रहे थे। तो जियाई कहता है पर तुमने तो इसे ऑलरेडी डिवोर्स दे दिया है। तो वो कहता है हाँ पर अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। क्याओ की सिस्टर कुछ बोलने वाली थी पर जियायू उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि मुझे पसंद नहीं कि कोई बाहर वाला बीच में बोले। तभी सेकंड अंकल कहते हैं कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये राव फैमिली की डॉटर है, इसी के यहाँ से जेट पेंडेंट मिला है। तो क्याओ कहती है झूठ बोल रहे हैं, वो जेट पेंडेंट भी मेरा है और क्याओ फैमिली की डॉटर भी मैं हूँ। स्टेप मॉम कहती है कि तुम राव फैमिली की ग्रैंड डॉटर बनने की प्रिटेंड क्यों कर रही हो, तुम्हें राव फैमिली की इनहेरिटेंस चाहिए इसलिए तुम ये सब कुछ कर रही हो ना। क्याओ कहती है ऐसा नहीं है, और वैसे भी मैं तो तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर भी नहीं हूँ। तभी जियायू उन दोनों को चुप कराता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे राव फैमिली की ग्रैंड डॉटर कौन है वो पता चल जाएगा। और कहता है ये जेट पेंडेंट हमारी खानदानी जेट पेंडेंट है और इसके ऊपर जैसे ही किसी राव फैमिली का ब्लड गिरेगा तो इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बताओ तुम दोनों में से पहले कौन आना चाहेगा। सबसे पहले क्याओ जाती है और अपने ब्लड का ड्रॉप उस पर गिराती है, पर जेट पेंडेंट पर कुछ नहीं होता। स्टेप सिस्टर कहती है देखा ये झूठ बोल रही थी, ये इतनी रिच फैमिली की डॉटर कैसे हो सकती है। डैड गुस्से में क्याओ को थप्पड़ मारने जा रहे होते हैं पर जिंगचुआन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाता है, तो डैड उसे ही थप्पड़ मार देते हैं। फिर भी जिंगचुआन क्याओ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी जियायू सबको चुप कराता है और स्टेप मदर से पूछता है कि तुम बताओ इन दोनों में से तुम्हारी असली बेटी कौन है। तो स्टेप मदर झूठ बोल देती है कि क्याओ उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है। तभी जियायू कहता है अच्छा तो तुम्हारी बेटी को लोग मार रहे हैं और तुम कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही हो। और फिर वो स्टेप सिस्टर को पकड़कर उसका ब्लड पेंडेंट पर गिराता है पर फिर भी कुछ नहीं होता। तो वो कहता है ये पेंडेंट ही फेक है। तभी क्याओ स्टेप मदर से पूछती है कि बताओ मेरी मॉम की जेट पेंडेंट कहाँ है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता। जियायू कहता है कोई बात नहीं, बिग शॉट आने ही वाला होगा, वही एक है जो बता सकता है कि राव फैमिली की असली बेटी कौन है। तभी वहाँ पर बिग शॉट आ जाता है और उसे देखकर क्याओ हैरान हो जाती है और कहती है जीजी, पर वो पहचान जाती है कि वो जीजी नहीं है और कहती है कि क्या तुम भी मेरे बच्चे हो। ये देखकर जिंगचुआन कहता है क्याओ ये भी तुम्हारा बच्चा है, आखिर तुमने कितने बच्चों को जन्म दिया है। स्टेप सिस्टर उसे भला बुरा कहने लगी थी पर बॉडीगार्ड उसे थप्पड़ मार देता है। जोजो कहता है मम्मी मैं फाइनली आपसे मिल पाया, ये पार्टी मैं खास करके आपके लिए रखी थी। तो क्याओ उसे गले लगा लेती है। जिंगचुआन उससे पूछता है कि तुम टोटल कितने भाई बहन हो। तो वो बताता है कि हम 4 भाई बहन हैं। ये सुनकर जिंगचुआन खुश हो जाता है। स्टेप मदर उसकी इंसल्ट करने लगी थी पर जिंगचुआन जाकर उसे थप्पड़ मार देता है। स्टेप सिस्टर उसे रोक रही थी कि तुम मेरी मॉम को क्यों मार रहे हो, पर सेकंड अंकल उसे ही थप्पड़ मार देते हैं। तो वो कहती है आप मुझे क्यों मार रहे हैं, हम तो एक ही टीम में हैं। तो सेकंड अंकल कहते हैं कि क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, मैं नहीं हूँ तुम्हारे टीम में। जाओ जाओ अपने हैकर्स को सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है और उसके हैकर्स पता लगाकर बताते हैं कि राव फैमिली की ग्रैंड डॉटर क्याओ है। जब वो पैदा हुई थी तब क्याओ फैमिली ने उसे चुरा लिया था और जब क्याओ प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने उसे बेच दिया था। जाओ जाओ कहता है तुम लोगों ने मेरी मम्मी को बहुत बुली किया है, उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। और जियायू कहता है फेक ग्रैंड डॉटर बनने की स्कैम के लिए भी तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। और स्टेप मदर और सिस्टर को बॉडीगार्ड पकड़ कर ले जाते हैं। ये देखकर खुश होकर जाओ जाओ कहता है गेम ओवर। सेकंड अंकल जियायू से माफी मांगने लगते हैं पर वो कहता है तुम मेरे डिसाइबल होकर ये सब किया। और सेकंड अंकल खुद को ही पनिशमेंट दे देते हैं पर बॉडीगार्ड उन्हें पकड़कर बाहर ले जाते हैं। जियायू क्याओ से कहता है तुम ही राव फैमिली की बेटी हो तो अब से राव फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। और कहता है ये लड़का तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तुम मेरे साथ आ जाओ। तो जिंगचुआन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो जियू हाँ कहता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। ये देखकर जाओ खुश हो रहा होता है तो क्याओ उससे पूछती है कि तुम इतने खुश क्यों हो, तुम किसके साइड हो। तो जाओ कहता है कोई भी जीते मुझे क्या, दोनों तो डैडी हैं। क्याओ को तो कुछ समझ नहीं आता पर जाओ वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड आकर उसे कहता है कि ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो ग्रैंडफादर से मिलने जाती है। तभी गाओ गाओ कहती है कि मम्मी मैं ग्रैंडफादर को ठीक कर सकती हूँ। तो डॉक्टर कहता है तुम तो बच्ची हो और वैसे भी तुम तो क्या, अगर गॉड भी आ जाएंगे तो भी वो नहीं
बचा पाएंगे। गाओ कहती है कि तुम नहीं बचा सकते तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं बचा सकता, क्या तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है? तो वो डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट करने के लिए अलाउ कर देता है। उसके बाद गाओ निडल से ग्रैंडफादर का इलाज करती है तो ग्रैंडफादर ठीक हो जाते हैं। ये देखकर क्या खुश होती है, पर डॉक्टर हैरान होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? तो गाओ बताती है कि मैं मिरेकल डॉक्टर हूँ। तो वो कहता है आखिर मैं मिरेकल डॉक्टर से मिल पाया। और फिर जिजी भी ग्रैंडफादर से मिलने आ गया था। दूसरी तरफ जिंगचुआन और जियायू के बीच फाइट हो रही थी, जिसमें जिंगचुआन जियायू को हरा देता है और उसे कहता है कि तुम क्याओ से दूर रहना। जियायू कहता है ठीक है, पर मुझे लगता है क्याओ जल्द ही मेरे पास आएगी, अभी नहीं तो बाद में। तो जिंगचुआन कहता है तुम हार गए हो तो तुम्हें कभी चांस नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर जाओजाओ आता है। जिंगचुआन उससे पूछता है कि तुम मेरे बेटे हो ना? तभी जाओजाओ अपना हेयर देकर कहता है कि अगर यकीन नहीं है तो टेस्ट करवा लो। पर जिंगचुआन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है, कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जाओजाओ जियायू को भी डैड कहता है, क्योंकि जियायू ने ही सारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, इसीलिए वो उसे भी डैड कहते हैं। जिंगचुआन घर जाकर क्याओ से कहता है कि हमारे 4 बच्चे हैं, फिर भी तुम उस जियायू से शादी करोगी? तो क्यायू कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, आज मैं पहली बार उससे मिली हूँ। और उसे टीज करते हुए कहती है कि देखा जाए तो वो हैंडसम तो है जो हर लड़की चाहती है। तो जिंगचुआन जलिस हो जाता है। क्याओ उससे कहती है पर तुम उससे भी ज्यादा हैंडसम हो। तो वो उसे किस कर लेता है और क्याओ भी उसे किस करने लगती है। और उसके बाद जब जिंगचुआन सुबह उठता है तो क्याओ वहाँ नहीं होती। क्याओ वहाँ पर एक नोट छोड़कर गई थी जिसमें लिखा था कि अब मैं राव फैमिली की बेटी हूँ, मुझे राव फैमिली को भी संभालना होगा। उसके बाद जिंगचुआन जियायू से मिलने जाता है और उसे पूछता है कि क्याओ कहाँ गई है बताओ, और कहता है कि तुम देखना मैं अपने बच्चों को हैंगसिन से वापस लेकर आ जाऊंगा। पर जियायू कुछ नहीं कहता। उसके बाद जिंगचुआन को पता चलता है कि लोंगमेई विला में एक ऑक्शन होने वाला है और वहाँ बहुत फेमस लोग आने वाले हैं। और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि बताओ लड़कियों को इम्प्रेस कैसे किया जाता है। तो असिस्टेंट कहता है कि आप लोंगमेई विला के ऑक्शन में यंग लेडी से रीमैरिज कर लीजिए और अपने सिंसियरिटी शो कीजिए। ये आइडिया जिंगचुआन को अच्छा लगता है। दूसरी ओर जेनी को देखते हैं जो अपने बॉडीगार्ड से कह रही होती है कि लोंगमेई विला चलो, मुझे मॉम डैड की शादी के लिए उन्हें एक वेडिंग रूम गिफ्ट देना है। उसके बाद क्याओ को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों से कह रही होती है कि मैं भी लोंगमेई विला जाऊंगी और वहाँ हम सबके लिए एक घर खरीदूंगी। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर वो कहती है काश मैं जेनी से भी मिल पाती। तो जोजो कहता है मम्मी आप जल्द ही जेनी से मिलने वाली हो। और फिर सबको न्यूज से पता चलता है कि लोंग विला के ऑक्शन में हिडन वॉच भी आने वाली है। उसके बाद जिंगसी अपने पहले वाले अंकल से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि मुझे भी ऑक्शन में जाना है लेकिन मेरे पास टिकट नहीं है। तो अंकल कहते हैं तुम चिंता मत करो, मेरी हिडन वॉच से अच्छी जान पहचान है, मैं अरेंज कर दूंगा। जिंगसी उन्हें हिडन वॉच से मिलवाने के लिए कहती है पर वो कहते हैं कि वो बहुत ही मिस्टीरियस है और आज तक उसका फेस किसी ने नहीं देखा। क्या वो तैयार होकर ऑक्शन में जाती है पर वो रास्ते में जिंगसी से मिल जाती है और जिंगसी उसकी इंसल्ट करने लगी थी कि यहाँ आने की उसकी औकात नहीं है। तो क्या भी अच्छा खासा जवाब दे देती है जिससे जिंगसी गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मारने वाली थी पर क्या उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर एक बच्ची मास्क पहन कर आती है और वो सबसे कहती है कि इस जिंगसी के अलावा सब ऑक्शन के अंदर आ सकते हैं। जिंगसी कहती है तुम होती कौन हो ये डिसीजन लेने वाली? तो वो कहती है कि मैं इस ऑक्शन की चेयरमैन हूँ। तभी वहाँ पर अंकल आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पहले से ही टिकट है। तो वो कहती है मैं तुम लोगों को बाद में देख लूंगी और वो क्याओ के पास जाती है और कहती है कि ये आपके लिए स्पेशल टिकट है। क्याओ कहती है तुम कितनी क्यूट हो, तुम किसकी बेटी हो? तो वो कहती है ऑक्शन के बाद सबको सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद वहाँ खड़े सभी लोगों को टिकट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तभी अंकल कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम चेयरमैन नहीं हो और ये टिकट फेक है। तभी अंकल के पास हिडन बॉस का फोन आता है और वो उससे कहता है कि मैंने ऑक्शन में अपना एक चेयरमैन भेजा है। तो अंकल उसे माफी मांगने लगे थे पर जिंगसी उसे ऑक्शन से बाहर निकालने के लिए कह रही थी तो अंकल उसे थप्पड़ मार देते हैं। जेनी कहती है क्या हुआ, तुम मुझ पर डाउट कर रहे थे ना, अब तुम ही मुझे अंदर लेकर जाओगे। तो अंकल उसका हाथ पकड़कर उसे ऑक्शन में ले जाता है। क्या वो सोचने लगती है मेरे तीनों बच्चे कितने पावरफुल हैं, कहीं ये ऑसम गर्ल भी तो मेरी ही बच्ची नहीं है। उसके बाद ऑक्शन स्टार्ट होता है और सबसे पहले जेट पेंडेंट की बोली लगती है। क्या वो देखती है कि ये उसकी मॉम की जेट पेंडेंट है तो वो 10 मिलियन की बोली लगा देती है। जिंगसी क्या को देखकर गुस्से से वो भी 20 मिलियन की बोली लगा देती है। फिर क्या वो 100 मिलियन की बोली लगाती है तो जिंगसी गुस्से में 200 मिलियन की बोली लगा देती है। पर क्या वो और बोली नहीं लगाती और वो स्माइल करने लगती है। लेकिन जिंगसी तो परेशान हो रही थी और वही पेंडेंट बीट में जीत जाती है। असल में क्याओ को पहले ही पता था कि ये जेट पेंडेंट फेक है और असली वाला जेट पेंडेंट पहले ही जीजी ने क्याओ को दे दिया था। और यहाँ जिंगसी गुस्सा करती रह जाती है कि उसके 200 मिलियन वेस्ट हो गए। उसके बाद लोंगमेई विला की बोली लगती है। तभी वहाँ पर जिंगचुआन भी आ जाता है। जिंगसी लोंगमेई विला के लिए 100 मिलियन बोली लगाती है तो क्याओ 200 मिलियन की बोली लगाती है पर जिंगचुआन सीधे 1 बिलियन की बोली लगा देता है। तो क्याओ 1.2 बिलियन की बोली लगा देती है। ये देखकर जिंगसी कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो तुम इतनी बोली लगा रही हो, और वो उसकी बैलेंस चेक करने के लिए कहती है। तो उसका कार्ड स्वाइप करके चेक करते हैं तो उसके पास सच में इतने पैसे होते हैं। जिंगसी क्याओ से कहती है कि तुमने तो कहा था
कि तुम जिंगचुआन से ब्रेकअप कर चुकी हो, तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? लगता है तुम किसी और के साथ हो। ये सुनकर जिंगचुआन गुस्से में 2 बिलियन की बोली लगा देता है तो जिंगसी 2.1 बिलियन की बोली लगा देती है। जिंगचुआन और बोली लगाने वाला था पर उसका असिस्टेंट उसे रोक देता है कि 2.1 बिलियन बहुत एक्सपेंसिव है। तभी वहाँ पर जाओ जाओ मास्क लगाकर आता है और वो अंकल से कहता है कि तुम लोग इतनी बोली मत लगाओ वरना तुम्हारा बहुत लॉस होगा। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। पर वो उसकी बात नहीं मानते और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि लंगमे की फर्स्ट नंबर विला एकदम बेकार घर है। ये जानकर तो अंकल के होश उड़ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि क्या तुम सच में मेरे मास्टर हो, और वो जिंगसी को थप्पड़ मार देते हैं। जाओ जाओ जब अपना मास्क खोलता है तो अंकल उसे देखकर कहते हैं कि तुम बस नाटक कर रहे थे मेरे मास्टर बनने का। तो जाओ जाओ उसे फुल इग्नोर करके अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद जेनी कहती है अब सेकंड विला की बोली लगेगी, पर अंकल और जिंगसी जेनी पर ही ब्लेम लगाने लगते हैं कि तुम्हारे रूल्स बहुत बेकार हैं, तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हो गया। तो जेनी कहती है तो ठीक है, तुम ही आकर चेयरमैन की पोस्ट संभाल लो। उसके बाद जिंगसी चेयरमैन बन जाती है और ऑक्शन को कंटिन्यू करती है और सेकंड विला पर बोली लगती है। तो जेनी कहती है सेकंड नंबर मेरा लकी नंबर है और वो 100 मिलियन की बोली लगाती है। क्या वो 500 मिलियन की बोली लगाती है तो जिंगसी की मॉम गुस्से में 2 बिलियन बोली लगा देती है। तभी जिंगचुआन 3 बिलियन बोली लगा देता है। उसके बाद कियाओ 3.5 बिलियन बोली लगा देती है। इससे ज्यादा जिंगसी की मॉम बोली नहीं लगा रही थी। तो जिंगसी अपनी मॉम से कहती है कि मॉम क्या आप नहीं चाहते कि मेरी शादी जिंगचुआन से हो, मुझे यहाँ वेडिंग रूम चाहिए। तो उसकी मॉम 4 बिलियन की बोली लगा देती है और सेकंड नंबर विला जीत जाती है। तभी जेनी कहती है कि मैंने झूठ बोला था कि सेकंड नंबर मेरी लकी नंबर है। एक्चुअली में सेकंड नंबर विला सनी एरिया में है और वहाँ कभी भी आग लग सकती है। तभी उनको पता चलता है कि सेकंड नंबर विला पर तो आग लग गई है। तो अंकल उनसे पूछते हैं कि क्या तुम सच में मेरे मास्टर हो। तो जाओ जाओ कहता है तुम अभी नहीं समझे, यहाँ कोई हिडन बॉस नहीं है। तो जेनी कहती है मैं तो एक एक्टर हूँ और मैं एक्टिंग कर रही थी। ये सब जानने के बाद अंकल और मॉम की तो वही तबीयत खराब हो जाती है। तो जियांग उन्हें लेकर चली जाती है। उसके बाद थर्ड विला की बोली लगती है। क्या वो 2 बिलियन बोली लगाती है तो जिंगचुआन 2.5 बिलियन की बोली लगाता है। फिर क्या वो 3 बिलियन बोली लगाती है तो जिंगचुआन 3.5 बिलियन बोली लगाता है। तो क्या वो 4 बिलियन बोली लगाती है तो जिंगचुआन 4.5 मिलियन बोली लगाता है। तभी होस्ट जिंगचुआन से कहता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है। ये सुनकर क्या वो हंसने लगी थी। तभी वहाँ पर जिंगचुआन के डैड आकर कहते हैं कि किसने कहा कि मेरे बेटे के पास पैसा नहीं है, मैं उसे पैसे दूंगा ताकि उस वेडिंग रूम में वो अपनी वाइफ क्याओ से शादी कर सके। और ग्रैंडमा और डैड क्याओ से माफी मांगने लगते हैं उनके बिहेवियर के लिए कि उन्होंने उसे गलत समझा था और वो जिंगचुआन को एक और चांस देने के लिए कहते हैं, पर क्याओ चांस देने के लिए मना कर देती है और वो 4.5 बिलियन की बोली लगा देती है। तो ग्रैंडमा और डैड भी बोली लगाने लगते हैं 5 बिलियन की और कहते हैं तुम्हारी शादी तो जिंगचुआन से ही होगी। पर तभी जेने 6 बिलियन की बोली लगा देती है और वो जीत जाती है। उसके बाद चारों बच्चे क्याओ की आंखों में पट्टी बांधकर विला में लेकर आते हैं और उसे कहते हैं ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ये हमारा नया घर है और आज से हम यही रहेंगे। तो क्याओ उन चारों को हक कर लेती है। उसके बाद जिंगचुआन अपने असिस्टेंट से जिने के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और उसकी फोटो भी। तो जिंगचुआन जेने की फोटो देखकर सोचता है ये तो बिल्कुल गाँव गाँव की तरह दिख रही है, यानी ये भी क्याओ की बेटी होगी और मेरी भी, कहकर वो खुश हो रहा होता है और कहता है उसने वो विला जरूर मेरी और क्याओ की शादी के लिए खरीदा होगा ताकि वो हमें गिफ्ट दे सके। उसके बाद जिंगसी को देखते हैं जो अब भी नहीं सुधरी थी और वो मेट से कहकर क्याओ के दूध में कोई मेडिसिन मिला देती है। क्याओ जैसे ही वो दूध पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। गागा उसे चेक करके बताती है कि मम्मी को फिर से पॉइजन दे दिया गया है जैसे पहले दिया गया था। तभी वहाँ पर जिंगचुआन आता है तो क्याओ उठ जाती है और जिंगचुआन से कहती है ब्रदर आप अपनी कार में मुझे घुमाने लेकर चलो ना। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि वो बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रही है। तो वो उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें घुमाने लेकर चलता हूँ। उसके बाद देखते हैं जिंगचुआन क्याओ को गाड़ी में घुमाने लेकर गया था पर रास्ते में बारिश हो रही थी। तभी क्याओ डर के मारे जिंगचुआन के लेग को पकड़ लेती है पर जिंगचुआन को पता चल जाता है कि क्याओ एक्टिंग कर रही है और वो उससे पूछता है कि तुम सच सच बताओ ये सब एक्टिंग कर रही हो ना, वरना अच्छा नहीं होगा, कहकर वो उसके करीब जा रहा होता है। तो क्याओ कहती है ठीक है बताती हूँ और वो बताती है कि जब वो दूध पीने वाली थी तब गाँव गाँव आकर उसे बता देती है कि इसमें पॉइजन मिला हुआ है। तब उसने वो मिल्क नहीं पी थी और वो ये सब कुछ एक्टिंग कर रही थी। उसके बाद क्याओ एक्सेप्ट कर लेती है कि वो जिंगचुआन से प्यार करती है और वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी जियायू क्याओ से मिलने आ रहा होता है पर जब वो उन दोनों को किस करते हुए देखता है तो वो उदास होकर वापस चला जाता है। उसके बाद जिंगचुआन और क्याओ अपने चारों बच्चों के साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं और ऐसे ही ये स्टोरी खत्म हो जाती है।